मेरा नाम रितिका है। किसी ने सच कहा है कि माँ बाप की मौत के बाद बच्चे बेसहारा हो जाते हैं। ये दुख तो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसके माता पिता नहीं है। मेरे माता पिता के मरने के बाद मेरी जिंदगी भी बदली थी, मगर मेरी जिंदगी में इतना बदलाव नहीं आया था, क्योंकि मुझे सहारा देने के लिए मेरा एक भाई था, मेरे बड़े भैया राकेश भैया, जो मुझे बहुत प्यार करते थे। ऊपर वाले ने मुझे भाई जैसा एक ऐसा रिश्ता दिया था जो न सिर्फ मेरे बड़े भाई थे, बल्कि मेरे लिए मेरे पिता समान थे। मेरे दोस्त, मेरे साथी और भाभी भाभी तो जैसे मेरे लिए सब कुछ थी। वो तो जैसे मेरे दिल की हर बात जान जाती थी, मेरी हर परेशानी को समझ जाती थी। भैया की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे जब मेरे माता पिता हमें छोड़कर चले गए। मुझे लगा था कि अब सब कुछ बदल जाएगा, अब वही होगा जैसे मैंने अपने आसपास या दुनिया में और भी लोगों के मुंह से सुना है कि माता पिता के मरने के बाद कोई किसी को नहीं समझता। एक माता पिता का रिश्ता ही ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा प्यारा और मजबूत होता है। माता पिता का रिश्ता मतलबी नहीं होता, वो तो अपनी हर औलाद को एक समान प्यार देते हैं, लेकिन उनके चले जाने के बाद लोग सौतेले की तरह बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। मुझे मेरे पड़ोस की औरतें कहती थी कि अब तुम्हारे माँ बाप चले गए, देखना तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ बहुत बुरा सुलूक करेंगी। भाभियाँ तो जलन में नंदों के साथ न जाने क्या कुछ कर देती हैं, लेकिन मेरी भाभी ऐसी नहीं थी। मेरी भाभी तो कुछ और ही निकली। उन्होंने पहले दिन से मुझे बहन बना रखा था। कहती थी कि तुम मेरी बहन होने के साथ साथ मेरी दोस्त भी हो, आओ मेरे साथ बैठो। वो मेरे लिए कपड़े लेकर आती थी, मेरा बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती थी, मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया करती थी, मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाती थी। माँ पिताजी की मौत के बाद तो उन्होंने मेरा और भी ख्याल रखना शुरू कर दिया था। उनकी शादी को अभी 6 महीने ही तो हुए थे। उनके शब्दों में हमेशा मेरे लिए मोहब्बत होती थी। मैं तो शायद इतनी मोहब्बत से पहली बार किसी की बहन बनी थी। भैया भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। हर हफ्ते मार्केट से मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे, कभी चूड़ियाँ, कभी चाउमीन, कभी चॉकलेट्स। कभी जब मैं अपने स्कूल में अच्छी पोजीशन ले आती तो भैया मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर घुमाने ले जाते थे। वो दिन मेरे दिल में आज तक जिंदा है। भाभी सुबह को मेरे लिए नाश्ता बनाया करती थी, मेरे कपड़े प्रेस करती, और अगर कभी मैं सुस्त हो जाती तो हंसते हुए कहती कि चलो मैडम, स्कूल वाली बस आ गई है, अब तो उठ जाओ, वरना तुम्हारे भैया मुझे भी डांटेंगे कि मेरी बहन को देर करवा दी। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाती थी। उनके साथ ज़िंदगी मुझे इतनी हल्की और हसीन लगती थी कि कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैंने एक दिन भाभी से पूछ लिया कि भाभी, आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करती हो? उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्योंकि मैंने अपनी छोटी बहन बचपन में ही खो दी थी, लेकिन जब मैं इस घर में आई और तुम्हें देखा कि मुझे लगा कि मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। रिश्ता हो या ना हो, अगर दिल साफ हो तो इंसान हर रिश्ता निभा सकता है। हम 3 लोगों का छोटा सा परिवार था, लेकिन दिल से हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे की दुनिया थी। शाम के समय हम साथ बैठकर चाय पिया करते थे। भैया के ऑफिस की बातें सुनना, भाभी के नए खानों के एक्सपेरिमेंट और मेरे स्कूल के किस्से सुनना, वो सब कुछ रोज़ का रूटीन था। एक दिन भाभी मुझे मार्केट ले गई और कहने लगी कि तुम अपनी पसंद की शॉपिंग कर लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम्हारे बर्थडे का। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, भाभी आपको मेरा बर्थडे याद था? उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी बहन हो तो क्या मैं अपनी बहन का बर्थडे भूल सकती हूँ। उन्होंने मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाई और फिर हम खुशी खुशी घर वापस आ गए थे। भाभी मुझसे हमेशा कहा करती थी कि रितिका, जब भी तुम्हें अपनी माँ की याद आया करे तो तुम मेरे पास आ जाया करो। मैं नहीं चाहती कि अपनी भाभी के होते हुए तुम्हें कभी भी अपनी माँ की याद आए। भाभी की ऐसी मोहब्बत और भैया के ऐसे प्यार से मेरी दुनिया पूरी हो गई थी। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए था? लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा आने वाला समय कैसा होने वाला है। ऊपर वाला मेरे भाग्य में क्या क्या लिख चुका है। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और मेरी उम्र 20 साल हो गई थी। भाभी ने कभी मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया था। हमेशा कहती थी कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी भाभी है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। भैया भी भाभी की ऐसी मोहब्बत देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। लेकिन अब मैं जवान हो गई थी, पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, इसलिए मेरे भैया भाभी ने मेरी शादी करने का फ़ैसला किया। मुझे थोड़ा अजीब लगा था। एक पल को लगा कि घर में मेरा बचपन गुजरा है, मैं उससे दूर हो जाऊंगी और मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी।
भैया ने कहा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर बेटी को अपने ससुराल जाना होता है। हम चाहते हैं कि तुम भी अपनी ससुराल पहुंच जाओ और हम तुम्हारे लिए अच्छा ही घर देखेंगे, अच्छा ही लड़का देखेंगे और ससुराल वाले भी अच्छे ही होंगे। भैया भाभी ने मेरे लिए एक लड़का देखा था। भाभी ने मेरी मर्जी को अहमियत दी और मुझे बताया कि लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, देखने का भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए तुम्हारी हाँ सबसे अहम है। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। मेरे भैया भाभी मेरे लिए काफ़ी कुछ कर चुके थे। मैं उनको निराश नहीं करना चाहती थी। वैसे भी मैं उनके फैसले पर ही हाँ करने वाली थी, इसलिए मैंने उनको खामोशी से हाँ बोल दिया। मेरे ससुराल वाले आकर रिश्ता पक्का करके चले गए थे और फिर जल्द ही कुछ महीनों के बाद मेरी शादी हो गई। भैया ने मुझे विदा करते समय कहा था, मेरी बहन अब नई जिंदगी शुरू करने वाली है, वहाँ हमेशा खुश रहना। मेरे पति आलेख एक बहुत अच्छा इंसान है और बहुत ही शरीफ भी। टाइम पर ड्यूटी पर जाया करते थे और बहुत खुश मिजाज इंसान थे। शादी के पहले कुछ महीने तो मेरे लिए सब कुछ नया नया सा था और सब कुछ बहुत अच्छा था। रिश्तों को समझने और सास ससुर का दिल जीतने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा था। मेरे पति रात को हमेशा थके हुए घर आते थे। चेहरे पर थकान होती थी, लेकिन वो मुझे मुस्कुराकर देखते थे। मैं उनके लिए चाय बनाया करती थी। वो हर रोज़ घर आते और मुझे मोहब्बत भरे शब्द कहते थे। मैं उनकी आवाज़ सुनने की आदी हो गई थी। सास ससुर भी शरीफ लोग थे। छोटा सा घर था, लेकिन मोहब्बत की कमी नहीं थी। 1 साल के अंदर मैं एक बेटे को भी जन्म दे चुकी थी, जिसका नाम सूरज था। जैसे ही मैंने उसे गोद में लिया, मेरा दिल भर आया था। मुझे लगा कि जैसे ऊपर वाले ने मेरे हाथ में पूरी दुनिया थमा दी हो। आलेख सूरज से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी नौकरी बहुत सख्त थी, रातों को छुपकर इन्वेस्टिगेशन करना। एक दिन वो घर आए तो बहुत खामोश थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है? उन्होंने बताया कि आज ऑफिस में कुछ ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। किसी ने मुझ पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं चौंक गई। मैंने कहा, लेकिन आपने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो कहने लगी कि मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में मेरी ईमानदारी खटक रही थी। मैंने उनको समझाया और कहा कि सच सामने आ ही जाता है और झूठ कभी छुपा नहीं रहता। लेकिन हालात नहीं बदले, उल्टा और बिगड़ते चले गए। आलेख की इन्वेस्टिगेशन बढ़ गई और एक दिन वो घर आए तो उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। सारा दिन खामोश रहे। रात को खाने के बाद अचानक अपना सीना पकड़कर ज़मीन पर गिर गए। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि आलेख आपको क्या हुआ, मगर वो तो बेहोश हो चुके थे। मेरे सास ससुर भी आ गए थे। वो लोग भी घबरा गए। हम उन्हें लेकर फ़ौरन अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। आलेख को हार्ट अटैक आया था। अपने पति की मौत की खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा बच्चा अभी सिर्फ 1 साल का था और इतनी सी उम्र में उसके पिता का साया उसके सर से उठ चुका था। ये दुनिया जो कल तक मुझे महफूज लगती थी, आज अजनबी लगने लगी थी। मेरे पति के अंतिम संस्कार के बाद कोई ना कोई अफसोस करने के लिए आता रहा। मेरे सास ससुर भी खामोश हो गए थे। भैया भाभी भी मेरे साथ थे, मुझे तसल्ली देने के लिए। भाभी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी कि रितिका, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आलेख की विधवा कहलाने लगी थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। मेरे हाथों की चूड़ियाँ तोड़ दी गई थी और मांग से सिंदूर मिटा दिया गया था। अब मैं सिर्फ अपने बच्चे की माँ रह गई थी। भैया ने पूछा कि अब तुमने क्या सोचा है? मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। यहाँ तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे पति से था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो तुम यहाँ किसके सहारे रहोगी? मैंने रोते हुए कहा कि भैया, आलेख के माता पिता बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा मेरी इज्जत की, और फिर ये घर मेरे पति का है, मैं अपने सास ससुर का ख्याल रखूंगी। ये घर मेरे बेटे का भी है, उसे भी हक है अपने घर में रहने का। मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, यही मेरा घर है। मैंने एक नज़र भाभी की तरफ देखा। भाभी कहने लगी कि ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन हमें याद रखना, मैं आलेख के घर में रह रही थी। मेरे सास ससुर से अपने बेटे का सदमा संभाला नहीं जा रहा था। पहले मेरे सास और फिर मेरे ससुर भी चल बसे। अब मेरा बेटा 3 साल का हो गया था और अब मैं इस घर में अपने बेटे के साथ अकेली रह गई थी। खुद ही खाना बनाती थी, खुद ही सारे काम करती थी, लेकिन अब मेरे पास कोई सहारा नहीं था। बेटा छोटा था, घर में जितना सामान था उनसे जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। सारी जिंदगी इस सामान से गुजारा नहीं हो सकता था। एक दिन दरवाजे पर भैया खड़े हुए थे। मुझे देखकर कहने लगे कि बस करो,
तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती। अब तुम अपने बेटे को लेकर हमारे साथ चलो, अपना घर किराए पर दे दो, बाकी हम देख लेंगे। मैंने भैया से इनकार किया, लेकिन भाभी की बातों ने मुझे झुका दिया। भाभी कहने लगी कि तुम यहाँ रहोगी तो इस घर की हर दीवार तुम्हें परेशान करेगी, हर कोना तुम्हें अपने पति की याद दिलाएगा। दिल के ज़ख्म कभी नहीं भरेंगे, हम तुम्हें संभाल लेंगे, तुम हमारे साथ चलो। अपना नहीं तो कम से कम इस मासूम से बच्चे का ही ख्याल कर लो। मजबूरन मुझे उनकी बात माननी पड़ गई थी। मैंने घर का दरवाज़ा बंद किया, चाबी भैया के हाथ में दे दी और एक बार फिर उनके साथ चल पड़ी थी। मगर मुझे नहीं पता था कि इस बार वापसी का रास्ता मेरे लिए बहुत मुश्किल है। असली हकीकत अभी आनी बाकी थी। मैं भैया के घर अब परमानेंट रहने के लिए आ गई थी। मेरे सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं थे और वो घर जो कभी जीते जागते रिश्तों से भरा हुआ था, अब सिर्फ वहाँ की खामोश दीवारें रह गई थी। भैया ने मेरा सामान खुद उठाया और खामोशी से अंदर रख दिया। भाभी ने मेरे बेटे को गोद में लिया और कहने लगी कि अब तुम दोनों हमारे घर में रहोगे और इस घर के हो गए हो। मेरे लिए मेरा वही कमरा था जो पहले हुआ करता था, लेकिन इस बार भैया ने इसमें कुछ बदलाव करवा दिया था। सूरज के लिए एक नया बेड, कुछ खिलौने और कुछ फ़ोटोज़ बुक्स भी थीं। भाभी ने मेरी अलमारी में नए कपड़े भी रख दिए थे जो मैंने फ़ौरन पहचान लिए थे। मैंने कहा, भाभी ये आपने ख़रीदे हैं ना? उन्होंने कहा कि हाँ, सारे तुम्हारी पसंद के कलर हैं, तुम्हें पसंद है ना ऐसे कपड़े। अब तुम्हें सफ़ेद रंग की साड़ी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम हमारे घर पर हो तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े पहन सकती हो। न जाने क्यों अब की बार जब मैं अपने घर पर आई थी तो मुझे बहुत कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन मेरा मन कुछ भी करने के काबिल नहीं था। भाभी सुबह सवेरे मुझे जगा दिया करती थी, कहती थी कि उठो रितिका, तुम्हारा नाश्ता तैयार है, सूरज जाग गया है। वो मेरे बेटे को अपने हाथों से नहलाया करती थी, कभी उसको नए कपड़े पहनाया करती और जब वो ज़िद करता कि उसको चॉकलेट्स चाहिए तो उसके लिए फ़ौरन चॉकलेट्स लाकर दिया करती थी। भाभी ने कह दिया था कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मैं सब कुछ कर लूँगी। तुम्हें तो वैसे भी सारी ज़िंदगी खुद को और अपने बेटे को संभालना ही है, अब कुछ दिन हमें संभालने दो। मेरी भाभी के पास कोई औलाद नहीं थी। मुझे लगा कि वो अपनी सोनी गोद की तड़प मेरे बेटे से मिटा रही हैं। मेरा बेटा भी उनसे बहुत लगाव कर चुका था, उसे यहाँ बहुत मज़ा आता था। एक दिन भाभी मेरे लिए नई चूड़ियाँ लेकर आईं और कहने लगी कि ये तुम पर बहुत अच्छी लगेंगी। मैंने हैरानी से कहा कि भाभी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि क्यों नहीं चाहिए, मैं ज़बरदस्ती तुम्हें अपने हाथों से पहनाना भी जानती हूँ। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथों में वो रंग बिरंगी चूड़ियाँ डाल दी थीं जो मेरे हाथों में बहुत जच रही थीं। मैंने धीरे धीरे भाभी के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया, जैसे कभी बर्तन धो देना, कभी थोड़े बहुत कपड़ों पर प्रेस कर देना। भाभी मुझसे ज़्यादा काम नहीं करवाती थी, कहती थी कि बस तुम अपने बेटे का ख्याल रखो। मैं घर में ज़्यादातर खामोश रहती थी, इसलिए भैया ने मुझे एक मोबाइल फ़ोन ला कर दिया ताकि मैं उसमें बिज़ी रहूं। मुझे अपने पति की याद आया करती थी, लेकिन जब मैं अपने भैया भाभी की तरफ देखती तो सोचती कि अगर ये लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद मेरी ज़िंदगी अकेलेपन में ही गुजर रही होती। मोबाइल से मेरा थोड़ा बहुत ध्यान बट जाया करता था। मेरा बेटा बड़ा हो गया था, इसलिए मैं उसे घर में खुद ही ट्यूशन पढ़ाया करती थी। तो सोचा कि मोहल्ले के 2-3 बच्चों को और ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगा लेती हूँ। तो आसपास के बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगे थे, जिनकी वजह से मेरा ध्यान बढ़ जाता था और कुछ पैसे भी आने लगे थे। भाभी भी बच्चों को पढ़ाने में मेरी मदद किया करती थी। मेरे बेटे का एडमिशन स्कूल में होने लगा था। मैं उसे खुद तैयार किया करती थी, लेकिन उसका बैग और लंच बॉक्स तो भाभी ही रखती थी। मुझे कभी भाभी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही सब कुछ संभाल लिया करती थी। मैं जो पहले खामोश और उदास रहती थी, अब मुस्कुराने लगी थी। मैंने खुद को दोबारा संवार लिया था। मेरे पास अब मोहल्ले के काफ़ी सारे बच्चे आने लगे थे। उनको ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं आराम करती थी। भाभी भी मुझे किसी काम का कहती नहीं थी, और अगर मैं किसी काम को करने के लिए चली भी जाती तो वो मुझे वापस भेज देती थी। कहती थी कि मैडम, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और अपने कमरे में आराम करो, पहले ही काफ़ी देर से बैठी हुई बच्चों को पढ़ा रही हो। भाभी कहती कि हमें तुम पर गर्व महसूस होता है कि तुमने खुद को संभाल लिया। मैं भाभी से कहती कि ये सब कुछ आपके और भैया की वजह से पॉसिबल हो सका, वरना शायद मैं खुद को खो चुकी होती। भाभी मेरे पास बैठ गई और कहने लगी कि तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, तुम हमारी खुशी हो।
मैंने अपनी बहन जैसी भाभी और भैया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। ये जिंदगी शायद वैसी नहीं थी जैसे पहले थी, लेकिन अब इसमें सुकून था और सबसे बढ़कर सच्चाई थी। एक शाम मेरे बेटे ने मुझसे आकर कहा कि मम्मी, मामी कहती हैं कि मैं उनका बेटा हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, मेरे लिए रोज़ चॉकलेट लेकर आती हैं। मैंने अपने दिल में प्रार्थना की कि ऊपर वाला कभी हमारे घर की खुशियों को नज़र ना लगाए और भाभी के दिल से कभी हम लोगों के लिए मोहब्बत कम ना हो। भैया भाभी की मजबूती अब मेरे लिए सिर्फ एक सहारा नहीं थी, ये घर मेरा बन चुका था और मैंने जीना सीख लिया था। एक दिन अचानक भाभी ने बात करते हुए मुझसे कहा कि रितिका, तुमने अभी तक आलेख वाला मकान बंद रखा है। मैंने चौंक कर जवाब दिया कि हाँ, टाइम ही नहीं मिला कभी वहाँ जाने का और मेरा दिल भी नहीं चाहता। भाभी ने चाय का घूंट लिया और कहने लगी कि रितिका, वो घर तो अब तुम्हारे लिए बेकार है। तुम तो वैसे भी यहाँ रहती हो, वो खाली पड़ा हुआ है, तो तुम उसे बेच क्यों नहीं देती और पैसे तुम्हारे खुद के और तुम्हारे बेटे के फ्यूचर के काम आ सकें। भाभी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर धीरे से कहा कि भैया ने तो कहा था कि मैं जल्दबाजी में कोई फैसला ना करूं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भैया तो जज्बाती हो जाते हैं और हर मामले को सावधानी से देखते हैं। अगर कल को अलग के रिश्तेदारों में से कोई आ गया कि इस घर में हमारा भी हिस्सा है और ये घर हमारा है, तो फिर तुम क्या करोगी? तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम सूरज के फ्यूचर के बारे में सोचो, और वैसे भी वो तो तुम्हारे पैसे होंगे। मैं तो बस तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ। मैंने अगले दिन भैया से इस बारे में बात की। उनको बताया कि भाभी कह रही थी कि मैं अपनी ससुराल वाला मकान बेच दूं और उसकी रकम अपने पास संभाल कर रख लूं। भैया ने फौरन कहा कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, हमें पहले कानूनी कार्रवाई करनी होगी, कहीं कोई परेशानी ना हो जाए। मैंने कहा भैया, अगर कल को कोई और उस घर का हकदार बनने के लिए आ गया तो? भैया ने मेरी तरफ देखा जैसे वो कोई बात कहना चाहते हों, फिर रुक गए। कहने लगे कि अगर तुम समझती हो तो ऐसा कर लो, लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। कुछ दिन सोच विचार के बाद मैंने घर बेचने का फैसला कर लिया था। खरीदार पहले से ही मौजूद थे। कागजी कार्यवाही 2 हफ्तों में पूरी हो गई और मुझे घर बेचने के बाद पूरी रकम मिल गई थी। भैया ने पूछा कि पैसे कहाँ रखोगी? मैंने कहा भाभी के पास रख देती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर संभाल कर रख लेंगी। मेरी बात सुनकर अचानक भैया का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी रकम अपने अकाउंट में डलवा दो या कम से कम अपने नाम कोई फिक्स डिपॉजिट करवा लो। भाभी ने कहा अगर बैंक में रखा तो टैक्स लगेगा और वैसे भी सूरज के खर्चे तो हम खुद ही उठा लेंगे। ये पैसे पूरी तरह से सही सलामत रहने चाहिए। भैया ने भाभी की बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में खामोशी थी जो मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। फिर भी मैंने रकम भाभी के हवाले कर दी। भाभी ने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, ये तुम्हारी अमानत है मेरे पास, मैं इसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगी। मैंने भाभी का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद भाभी का बिहेवियर मेरे साथ बदला नहीं था, बल्कि और ज़्यादा नरम हो गया था। वो हर समय मुझे तसल्ली देती रहती थी कि तुम्हारे पैसे मेरे पास सही सलामत रखे हुए हैं। सूरज की पढ़ाई और मेरी ट्यूशन का काम, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं कभी कभी मकान के कागजात देखना चाहती थी, लेकिन भाभी कहती कि मैंने सब कुछ एक फ़ाइल में रखा हुआ है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन जब भाभी बाज़ार गईं तो मैंने उनकी अलमारी खोली, फ़ाइल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी मेरे कागजात मौजूद नहीं थे। मेरे दिल में हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाभी ने किसी सेफ जगह पर रख दिए होंगे। भैया भी कभी कभी अब उलझे उलझे से रहने लगे थे। एक रात जब सब सो चुके थे, भैया छत पर बैठे हुए थे। मैं खामोशी से उनके पास गई। मैंने कहा भैया, क्या हुआ है? उन्होंने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहने लगे कि तुमने जो पैसे निर्मला को दिए उनको वापस मांगने का तुम्हारा मन नहीं करता? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि कभी कोई चीज़ देने से पहले ये सोचना चाहिए कि वापसी का रास्ता भी है या नहीं। मैं भैया की बात नहीं समझी थी। भाभी का भरोसा ही मेरे लिए काफ़ी था, लेकिन भैया की आंखों में वो सवाल अब झलक रहा था। भैया को अचानक कनाडा से नौकरी की ऑफ़र आ गई। वो कनाडा रवाना हो गए। भैया के जाने के बाद दिल बहुत उदास हो गया था, लेकिन वो खुश थे और हम भी खुश हो गए। अभी मेरे लिए भाभी पहले जैसी ही थी। अगले दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम कुछ परेशान लग रही हो, अभी तक नाश्ता करने के लिए भी नहीं आई। मैंने जल्दी से बात बदल दी। मैंने कहा भाभी, पैसे अगर मेरे पास रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो हंसकर कहने लगी कि तुम मुझ पर शक कर रही हो रितिका, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें खुद पैसे लाकर दे देती हूँ।
मैंने जल्दी से भाभी से इनकार किया कि नहीं नहीं भाभी, मैं आप पर शक नहीं कर रही, बस दिल किया कि देखती हूँ आप क्या कहती हो। लेकिन उस दिन के बाद मेरे दिमाग में एक दरवाज़ा खुल गया था, एक ऐसा दरवाज़ा जिसके पीछे कई सारे सवाल थे। भैया की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, भाभी मेरा हमेशा ख्याल रखती और मेरे बेटे का भी। मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी, जब मैं अपने माता पिता के सामने थी, जब मैं एक बार सो जाती थी तो मुझे कोई नहीं उठाता था। भाभी भी मेरा कुछ इसी तरह से ख्याल रखती थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन मैंने भाभी से कहा कि भाभी, मुझे कुछ बहुत अजीब लगता है, जैसे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सब कुछ करती हो और मैं बस आराम करती रहती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम हमारे घर की मेहमान नहीं हो, हमारे घर की मेंबर हो, कर लेना जब काम करने का मन करे तो। तुमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, अब आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारो। मेरा बेटा अब भाभी के साथ ज़्यादा समय गुजारने लगा था। वो उसे घर के काम के समय भी अपने साथ रखती थी। मैं जब जब कोई काम करने की कोशिश करती, भाभी मुझे वापस कमरे में भेज दिया करती कि तुम आराम करो, इस समय तुम छुट्टी पर हो, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है और मुझ पर ही शोभा देता है। मेरे पास हर दिन गुजारने के लिए कुछ न कुछ नया होता था। बच्चों को पढ़ाने के बाद बस मैं खाली ही रहती थी। बेटा भी ज़्यादातर भाभी के साथ ही रहता था। एक दिन भाभी ने मुझसे कहा कि रितिका, तुम्हें जो भी चाहिए हो अपने लिए या सूरज के लिए तो मुझे बेझिझक बता दिया करो, तुम्हें तो पता है ये सब कुछ अब तुम्हारा है। मैंने कहा भाभी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं यहाँ सुकून से हूँ। भाभी कहने लगी कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ही तो हमारा सुकून है। ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही थी कि कभी कभी तो मुझे अपने नसीब पर यकीन भी नहीं होता था। मेरे पास अब मोहल्ले के काफ़ी सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगे थे। घर भर जाता था। मैं चाहती थी कि मैं भैया भाभी पर आने वाले समय के लिए बोझ ना बनूं। ट्यूशन के पैसे जोड़कर रखती थी। भाभी ने कहा कि पैसे जोड़कर क्या करोगी, इन्हें खर्च कर दो, तुम्हारा और सूरज का ख्याल रखने के लिए हम हैं तो। भाभी मुझे कभी भी बाजार ले जाती और कहती कि अपनी मेहनत की कमाई के पैसों से अपने लिए ही ख़रीदारी करो। इसलिए अब मैंने पैसे जोड़ना छोड़ दिया था। मैं कभी कुछ मंगाकर खा लिया करती थी, कभी अपने बेटे के लिए ऑनलाइन कोई सामान मंगवा दिया करती थी। दिन गुजरते जा रहे थे, यहाँ तक कि मुझे लगने लगा था कि जैसे मैं कोई मेहमान हूँ जिसके लिए सब कुछ पहले से ही घर में तैयार होता है। लेकिन इस बेफिक्री के बीच में मुझे एक खामोशी का एहसास होने लगा, जैसे कि तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी होती है। ये सवाल मेरे अंदर बनने लगा था, लेकिन मैंने उसे अंदर दबाए रखा, क्योंकि उस वक्त तक मेरे पास शक की कोई ठोस वजह नहीं थी। मौसम बदल रहा था, गर्मियाँ जा रही थी और सर्दियाँ आ रही थी। मेरा बेटा जब स्कूल जाया करता तो थोड़ा निढाल सा लगता था। मैंने सोचा कि शायद मौसम का असर है। एक रात अचानक से उसे तेज़ बुखार हो गया। उसकी आंखें भी बंद हो रही थी और वो लेटा हुआ था। मैं तभी भागकर भाभी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। वो कुछ देर के बाद बाहर निकली। मैंने कहा, भाभी, सूरज को बहुत तेज़ बुखार है, मैं परेशान हूँ। उन्होंने एकदम गुस्से से जवाब दिया, बुखार ही तो है, मर थोड़ी रहा है। तुम्हारा बेटा, सुबह तक का इंतज़ार कर लो, सुबह डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। अभी तुम जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो, नींद आ रही है। भाभी का ऐसा रिएक्शन देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने पहली बार उनको अपने लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हुए देखा था। मुझे लगा कि शायद भाभी दिन भर की थकी हुई हैं, इसलिए ऐसी बात कर रही हैं। घर में बुखार की दवाई रखी हुई थी, मैंने वो सूरज को दे दी। सारी रात में फ़िक्र में उसके बराबर में बैठी रही और ठंडे पानी से उसकी पट्टियाँ करती रही। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ फ़िक्र थी। सुबह भी जब उसका बुखार नहीं उतरा तो मैंने भाभी से कहा कि भाभी, हमें अस्पताल चलना चाहिए, सूरज की तबीयत ठीक नहीं हो रही। भाभी ने कहा कि देखो रितिका, तुम्हारा हर दिन कोई ना कोई नया नाटक बन चुका है। क्या तो तुम्हारे बच्चों को कुछ हो जाता है या फिर तुम बीमार हो जाती हो। आखिर कब तक हम ये जिम्मेदारी पूरी करते रहेंगे। भाभी की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई और हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, भाभी, आपको क्या हो गया? आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो बस परेशान हूँ, मेरा बेटा बीमार है। उन्होंने कहा कि बस करो, अब पूरे 1 साल से मैं तुम्हारी शक्ल देख रही हूँ और तुम रोज़ कोई नई कहानी लेकर आती हो। मुझे तो तुमने अपनी नौकरानी समझ लिया है। तुम्हारा भाई हर महीने अपनी कमाई तुम पर खर्च करता है और मैं नौकरानियों की तरह तुम लोगों के आगे पीछे काम करती रहती हूँ। भाभी की बातें सुनकर तो जैसे मेरी ज़ुबान ही बंद हो गई थी। मुझे भाभी से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, भाभी, मैंने आपसे ये भैया से कभी कुछ नहीं मांगा,
आप लोग खुद ही मेरे साथ इतना सब कुछ करते हो। भाभी कहने लगी कि वही तो गलती थी हमारी, तुम्हें यहाँ पर रख लिया। कोई काम करती हो नहीं, कोई जिम्मेदारी उठाती हो नहीं, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही हो। मैंने कहा भाभी ये समय बहस करने का नहीं है, प्लीज़ डॉक्टर के पास चलिए। उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ डॉक्टर के यहाँ, अपने बेटे को लो और निकल जाओ यहाँ से। भाभी की बात सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने कहा भाभी ये आप क्या कह रही हो? उन्होंने कहा कि सच कह रही हूँ मैडम, बस बहुत तुमने मुझे तंग कर लिया। वो जल्दी से कमरे में गईं। उन्होंने सूरज के कपड़े बैग में डाले और दरवाजे की तरफ फेंक दिए। कहने लगी कि ये लो अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा भाभी मैं कहाँ जाऊँगी, भैया भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। भाभी मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालिए। उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ गया, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने देना चाहती। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूँगी और कहूँगी कि तुम हमारे घर का माहौल ख़राब कर रही हो। भाभी की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन मेरे आंसुओं का आज भाभी पर कोई असर नहीं हो रहा था। मेरी इतनी अच्छी भाभी को अचानक न जाने क्या हो गया था। भाभी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने सूरज को गोद में उठाया और बैग हाथ में लेकर घर से निकल गई। मैं बस दरवाजे को देख रही थी। भाभी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और कहने लगी कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आइंदा यहाँ मत आना। मैं अपने बेटे सहित ज़मीन पर गिर गई थी। वो मेरी गोद में रो रहा था। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ, जैसे किसी रिश्ते की आखिरी मोहर लग गई हो। बाहर तेज़ हवा चल रही थी। मैं दरवाज़ा बजा रही थी कि भाभी दरवाज़ा खोलो, भगवान के लिए मेरा बेटा बीमार है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं काफ़ी देर तक घर की चौखट पर खड़ी रही। मेरा बेटा अचानक रोते रोते बेहोश हो गया। मेरा दिल दहल कर रह गया था। मैं जल्दी से पास के मेडिकल स्टोर गई तो वो भी बंद था। पड़ोस की ही एक औरत ने दरवाज़ा खोला, लेकिन मुझे पहचानते ही अंदर आने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि माफ़ करो बहन, मेरे पति बहुत कड़े बिहेवियर के हैं, जो मैं उनकी इजाज़त के बिना किसी को अपने घर में नहीं आने देती। मैं उस औरत से कुछ कहती, उसने पहले ही अपनी बात कहकर बात साफ कर दी थी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं काफ़ी देर तक इधर उधर टहलती रही। रात का समय होने लगा। मैंने अपने बेटे को अपने दुपट्टे में समेट लिया और ख़ुद एक बंद दुकान के नीचे खड़ी हो गई। काफ़ी देर तक बैठी रही, रोती रही कि कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। भाभी, जिन्हें मैं अपनी माँ समान समझती थी, उन्होंने ही मुझे इस हाल में धकेल दिया। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये थी कि सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। शायद वो बहुत कुछ छुपा रही थी और अब पहली बार उनका असली चेहरा मेरे सामने आया था। मैंने सोचा अगर मैं सुबह तक जिंदा रही तो भैया को ज़रूर बताऊंगी। अब चुप रहने का समय नहीं रहा। रात तो जैसे तैसे गुजर गई थी। अगली सुबह हुई तो मैं गली के कोने पर बैठी थी। मेरा बेटा ठंड से काँप रहा था। हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। मेरे बेटे का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। चेहरा पीला और आंखें बंद हो रही थी। लोग आ जा रहे थे, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैंने सोचा, क्या मैं सच में अब किसी के काबिल नहीं रही हूँ? भाभी की बातें सच थीं। क्या मैं सच में बोझ बन गई हूँ? सुबह के 9 बज चुके थे और करीब का क्लिनिक खुला तो मैं उनके पास गई। नर्स ने जल्दी से मेरे बेटे का चेकअप किया। कहने लगी कि बहुत तेज़ बुखार है। डॉक्टर साहब ने भी चेकअप किया और फिर दवाई दी। उनके चेहरे पर सीरियसनेस बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर कहने लगे कि बच्चा कमज़ोर है और सर्दी की वजह से इसकी हालत ख़राब हो गई, आपको इसे किसी बड़ी अस्पताल ले जाना चाहिए। मैंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और बाहर निकल आई। मैं कहाँ जाती? भैया के अलावा मेरा कोई अपना नहीं था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था और ना ही पैसे थे, लेकिन घर पर थे। घर से तो भाभी ने मुझे खाली हाथ ही निकाला था, सिर्फ सूरज के ही कपड़े दिए थे। मैं सूरज को लेकर इधर उधर टहल रही थी जब एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटी कहाँ रहती हो? मैंने कहा कि अब तो मैं कहीं भी नहीं रहती अम्मा जी। वो मेरी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को देखकर समझ चुकी थी कि मैं बहुत परेशान हूँ। उसने कहा कि फ़िक्र मत करो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। मैंने राह चलते एक आदमी का मोबाइल लिया और उससे कहा कि मुझे अपने भाई से बात करनी है। मैंने अपने भैया को फ़ोन लगाया तो लगातार उनका नंबर बंद जा रहा था। बेटे को गोद में लिए मैं थक चुकी थी। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। मैं बहुत परेशान थी और सड़क के कोने पर उसे गोद में लेकर रो रही थी। तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो मेरे पीछे भैया खड़े हुए थे।
उनको देखकर मेरी आंखों से आंसू तेजी से निकलने लगे और मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा कि शुक्र है भैया, आप आ गए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत थी। भैया ने जल्दी से मेरी गोद से सूरज को लिया और कहने लगे कि तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया। मैं भैया के गले से लगकर खूब रोई। मैं कुछ भी कहने के काबिल नहीं थी। उन्होंने जब सूरज की हालत देखी तो कहने लगे कि ये तो बहुत बीमार लग रहा है। मैंने भैया को बताया कि भैया, कल रात से सूरज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने भाभी को बताया तो भाभी का बिहेवियर तो अचानक बदल गया और उन्होंने इस बात पर मुझे और सूरज को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तो भाभी से ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा था। भैया ने मुझसे कुछ नहीं कहा और सड़क की तरफ मुड़ गए। उन्होंने जल्दी से मुझे और सूरज को गाड़ी पर बिठाया और हमें अस्पताल लेकर पहुंच गए थे। डॉक्टर इतने सूरज का चेकअप कर रहे थे। मैंने कहा भैया, आप तो कनाडा गए हुए थे। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, मैं गया ही नहीं था। कुछ बातें थीं जिन्हें मैं जांचना चाहता था। मुझे शक था कि कुछ भी ठीक नहीं है। भैया ने कहा कि रितिका, तुमने निर्मला पर भरोसा किया, वो भरोसा शायद टूट चुका है, लेकिन अब मैं हूँ और तुम फिर भी अकेली नहीं रहोगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि भाभी ऐसा कर सकती हैं। मैंने रोते हुए कहा। भैया की आंखों में कुछ और था, गुस्से से भी ज़्यादा दुख। भैया कहने लगे कि मुझे सब कुछ पता चल गया, मैं सब समझ गया हूँ, लेकिन इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सूरज को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था। 2 दिन बाद उसका बुखार कम हुआ तो उसके शरीर ने कुछ हरकत दिखानी शुरू की। मैं उसके पास ही रही थी। भैया मुझे दोनों टाइम का खाना बाजार से लाकर दे दिया करते थे और सूरज के लिए भी बाजार की बनी मूंग की दाल ला दिया करते थे। भैया ने मुझसे कहा था कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने बेटे पर ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। 3 दिन के बाद सूरज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो भैया ने कहा कि रितिका, अब हमें वापस जाना है, कुछ हिसाब किताब बाकी है जो साफ़ करना है। मैंने कहा भैया, क्या आपने भाभी से बात की है? उन्होंने कहा कि नहीं, वो समझती है कि मैं अब भी कनाडा में हूँ। चलो गाड़ी में बैठो, बाकी बातें घर जाकर करेंगे। हम सीधा घर की तरफ रवाना हुए। मैंने अपने बेटे को गोद में लिया हुआ था। मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था। घर पहुंचते ही भैया ने दरवाज़ा बजाया। कुछ देर बाद ही पीछे से आवाज़ आई, कौन है? उस मनहूस को निकाला तो अब कौन आ गया? मेरे कदम तो जैसे ज़मीन में धंस गए थे। मैंने भैया की तरफ देखा। भैया ने दोबारा से दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा खुल गया था। भाभी सामने ही खड़ी थी। मुझे देखते ही चौंक गई। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा मासूम बना लिया और कहने लगी कि रितिका, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भैया ने गुस्से से कहा कि ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर तुम इसे घर से नहीं निकालती तो। भाभी ने बात टालते हुए कहा, अरे आप कब आए? आपने मुझे बताया भी नहीं। भैया कहने लगे कि हाँ, अब तो तुमने देख ही लिया ना कि मैं आ गया हूँ। वैसे तुमने बहुत अच्छा खेल खेला। भैया दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुए और मैं भी उनके पीछे पीछे थी। भाभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। उन्होंने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आपकी बहन ने खुद कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही है। भैया ने जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और कहा, झूठ बोलने से पहले ये सोच लिया करो कि आज के दौर में हर बात रिकॉर्ड हो जाती है। ये रहा ऑडियो क्लिप जो दरवाजे पर कैमरे के माइक ने सेव कर लिया था। तुम्हारी ही आवाज़ है जिसमें तुम रितिका और सूरज को घर से निकाल रही हो। भाभी घबरा गई और कहने लगी कि कौन सा कैमरा? तुमने कौन सा कैमरा लगाया? भैया कहने लगे कि तुम्हारी हरकतों के बारे में तो मुझे काफ़ी समय से शक हो रहा था, इसलिए मैंने बिना तुम पर कोई इल्ज़ाम लगाए खामोशी से घर के बाहर के दरवाजे पर एक कैमरा लगवा दिया। और फिर भैया ड्राइंग रूम में गए। कहने लगे कि एक कैमरा मैंने वहाँ भी लगाया था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जो करती रहोगी उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन मैं इंतज़ाम कर रहा था कि तुम खुद अपना चेहरा दिखाओ। भाभी अब बहकने लगी थी। भैया ने चिल्लाकर कहा कि वो लड़का कौन है जो मेरे पीछे इस घर में आता था? भाभी का चेहरा सफ़ेद हो गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि भैया ने कहा कि कुछ मत कहो, मुझे सब पता है। मैंने सिर्फ तुम्हें वक्त दिया ताकि तुम अपनी सच्चाई खुद जाहिर करो। भैया ने भाभी के हाथ में एक फ़ाइल थमाई और कहा कि ये देखो, तुम्हारे पैसों से ख़रीदे गए प्लॉट की फ़ाइल। भैया ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे घर के पैसों से अपना प्लॉट बनाया और उसे अपने नाम कर लिया और इस बारे में किसी को भनक भी नहीं लगने दी। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। भैया ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। भाभी ने चीख कर कहा, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने जो भी किया रितिका के लिए किया ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके।
मैंने इसलिए तो उसे घर से निकाला था। भैया कहने लगे कि तुम्हारा तरीका तो बहुत अच्छा है। भैया की आवाज़ बहुत ज़ोरदार निकल रही थी। भैया ने फ़ोन उठाया और किसी को कॉल की। कहने लगे कि आप लोग यहाँ आ सकते हैं, सारे सबूत मेरे पास हैं। 5 मिनट के बाद पुलिस वाले हमारे घर के दरवाजे पर आ गए थे। भाभी की सांस उखड़ने लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे गिरफ्तार मत करवाओ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ तुम दोनों भाई बहन मुझे माफ़ कर दो। भैया कहने लगे कि अब बहुत देर हो चुकी है। जो औरत किसी मासूम बच्चे को सड़क पर छोड़ सकती है, वो इस घर में और नहीं रह सकती। पुलिस ने भाभी को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने भाभी को अपने साथ ले जाना चाहा तो वो भैया के कदमों में बैठ गई। कहने लगी कि मुझे बस एक मौका दे दो, मैं सुधर जाऊंगी। भैया कहने लगे, ये मौका तो तुम्हें तब मिलता जब तुमने पहली बार झूठ बोला होता। अब माफ़ी का वक्त गुजर चुका है। मेरे दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं इतनी अंधी हो गई थी कि किसी के असली चेहरे को पहचान ही नहीं सकी? और अब जब सब कुछ सामने आ गया था, क्या मैं अब कभी किसी पर विश्वास कर सकूंगी? भाभी गिरफ्तार हो चुकी थी। कुछ दिन के बाद घर में खामोशी छा गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और भैया ने केस वकील के हवाले कर दिया था। मैं चाहती थी कि सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन भैया का अंदाज़ बता रहा था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। एक दिन शाम को भैया घर वापस आए तो उनके साथ एक पुराना सा मोबाइल और कुछ पुराने कागजात थे। भैया ने कहा कि ये सब कुछ मुझे अपने एक पुराने जानने वाले से मिले। ये तुम्हारी भाभी के बॉयफ्रेंड को जानता था। मैंने भैया को हैरान नज़रों से देखा। मैंने कहा, क्या उसने सब कुछ कबूल कर लिया? भैया कहने लगे कि अभी तो नहीं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं खुद चाहता हूँ कि सब कुछ मेरे सामने खुले। भाभी ने भैया को धोखा दिया था। वो भैया की पत्नी होने के बावजूद किसी और के साथ संबंध बनाए हुए थीं। भैया जब भाभी से जेल मिलने के लिए गए तो भाभी बिखरी हुई थी, उजड़ी हुई थी। भैया ने भाभी से कहा कि मुझे सब कुछ बता दो, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? भाभी पहले तो खामोश रहीं, फिर कहने लगी कि मुझे कभी तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं। मेरी शादी भी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करवाई गई थी। मेरी मर्ज़ी तो किसी और के साथ थी, लेकिन घर वालों ने रिश्ता करते समय एक बार भी मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी। मैं सोचती थी कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। भाभी की बात सुनकर भैया का चेहरा सख्त हो गया था, जैसे वो पहले सब कुछ जान चुके हों। उन्होंने कहा, तो फिर तुमने खुद को बदला लेने में लगा दिया? भाभी ने कहा कि नहीं, मैं बदला नहीं लेना चाहती थी। मैं बस वो ज़िंदगी वापस चाहती थी जो तुमने छीन ली थी। भैया ने कहा कि ज़िंदगी नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे साथ बुरा नहीं, बल्कि मेरी बहन और उसके बेटे के साथ भी बुरा किया। भाभी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो कुछ और कहना चाहती हों, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो रहा हो। भाभी ने आगे बताया कि मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैं दवाइयाँ लेती रही ताकि मैं कभी माँ न बन सकूं। मैं जानती थी कि अगर तुम्हारे साथ मेरा बच्चा हो गया तो हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं हो पाएगा। मुझे तुमसे नहीं, राहुल से मोहब्बत थी। तुमने मेरे घर को अनाथ आश्रम बना दिया। मुझे लगा कि तुम बिजी रहते हो, तुम्हारी बहन यहाँ है, उसे सब पता चल जाएगा। लेकिन जब उसका भरोसा बढ़ने लगा, उसका बेटा तुम्हारे करीब होने लगा, तो मैं घबरा गई। मुझे लगा कि वो तुम्हारे दिल में जगह ले रहे हैं और मेरा इस घर से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा कोई बच्चा भी नहीं था। तो भैया ने कहा कि इसलिए तुमने इन्हें घर से निकाला? भाभी कहने लगी कि मैं चाहती थी कि एक बार तुम्हारी बहन और उसका बेटा इस घर से निकल जाए, फिर मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तुम्हें वो सब जो सच है बता दूँगी। लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया, तुम आ गए। फिर खामोशी फैल गई। भैया ने धीरे से कहा कि मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तुम्हें हमेशा इज्जत दी, आज़ादी दी। तुम्हें मेरे घर में मेरी बहन जैसी बहन मिली, फिर तुमने ये किया जो दुश्मन भी ना करे। भाभी शर्मिंदा थी, उन्होंने अपना सर झुका लिया। भाभी कहने लगी कि मैंने सब कुछ खो दिया, मुझे कुछ नहीं मिला। बस मोहब्बत जो सालों पहले छोड़ी वही वापस लेकर जाना चाहती, और इसी में बर्बाद हो गई। भैया ने पुलिस को इशारा किया कि इसे सज़ा मिलनी चाहिए, बाकी बात अदालत में होगी। जब हम वापस घर आए तो भैया काफ़ी देर तक खामोश रहे। मैंने कहा, भैया आप ठीक हो? क्या सोच रहे हो? वो कहने लगे कि कभी हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करना कितना महंगा हो सकता है, ये मुझे अब समझ आ रहा है। मैं इस औरत को अपनी ज़िंदगी का साथी मानता रहा और वो मेरी ज़िंदगी के साथ खेलती रही। मैंने अपनी भैया की आंखों में पहली बार आंसू देखे थे। हम दोनों भाई बहन अब फीलिंग्स के बजाय कानून पर भरोसा कर चुके थे। घर वापस आकर भैया ने वकील से बात की और सारे सबूतों की जांच पड़ताल शुरू की गई। डिवाइस, ऑडियो क्लिप, वीडियो रिकॉर्डिंग
घर का लेन देन सब कुछ फाइलों में दर्ज किया गया था। भैया ने कहा कि रितिका, अब ये हमारा पर्सनल मैटर नहीं रहा, अब ये कानूनी जंग है। उसने सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़े, वो हमारी जायदाद, हमारी पहचान भी हमसे मिटा देना चाहती थी। अगर भैया ने कैमरे नहीं लगवाए होते तो शायद मैं आज सच के बजाय बदनामी के बोझ तले दबी होती। हमें पता चला कि भाभी के बॉयफ्रेंड को भी अरेस्ट कर लिया गया, फ्लैट के कागजात भी मिल गए, नकदी भी बरामद हुई। भाभी की सच्चाई सामने लाने में भैया के दोस्तों ने भी उनका बहुत साथ दिया था। भाभी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बहुत बड़ी जालसाजी की थी। केस कुछ दिनों तक अदालत में चला। सारे सबूत भाभी के फ्रॉड होने की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। उसका बॉयफ्रेंड भी अदालत में मौजूद था। पुलिस की निगरानी में जज के सामने वकील ने मुकदमा पेश किया कि निर्मला शुक्ला सिर्फ अपने पति को धोखा दे रही थी, बल्कि अपनी विधवा नंद और उसके बच्चे को घर से निकालकर उसकी जायदाद पर कब्जा करने की साजिश भी की। भैया ने गवाही दी कि मैंने कई महीनों तक अपनी पत्नी के बिहेवियर को बर्दाश्त किया, लेकिन जब मुझे शक हुआ कि ये सिर्फ रिश्ता खराब नहीं कर रही बल्कि कोई सोची समझी साजिश भी कर रही है, तो मैंने अपने घर में खुफिया कैमरे लगवा दिए। अदालत में वीडियो चलाई गई। हर नज़ारा खामोशी से बोल रहा था, जिसमें भाभी अकेले घर में अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी। भैया की सारी जायदाद और मेरी जायदाद के बारे में अपने बॉयफ्रेंड से डिस्कस किया करती थी। उनकी सारी बातें सबके सामने आ गई थी। जज ने भाभी से पूछा कि आपको कुछ कहना है, तो उन्होंने सर झुकाकर कहा कि मेरी गलती थी, मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकी, लेकिन जायदाद की साजिश में मेरा इतना हिस्सा नहीं था जितना आप समझ रहे हैं। जज ने कहा कि आपकी आवाज़ वीडियो में भी यही कहती है कि अब ये सब कुछ हमारा है, अब आपके इनकार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फैसला हमारे ही हक में आया था। हम लोग वापस घर आए। भैया ने एक गहरी सांस ली और कहने लगे कि जो होना था वो हो गया, कानून ने अपना काम कर दिया। मैंने कहा, भैया, भाभी ने अपनी गलती मान ली है, हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। भैया कहने लगे कि ठीक है, मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन अपनी सज़ा की वो खुद जिम्मेदार है। सच की कोई कीमत नहीं होती। भाभी ने जो कुछ भी जब्त किया था वो सब कुछ मुझे और भैया को मिल गया था। भैया ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे वादा करता हूँ हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा, लेकिन तुम्हें एक सीख भी देना चाहता हूँ कि इतनी आसानी से किसी पर भरोसा मत करना। मैंने कहा, भैया, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी आजमाइश थी, लेकिन आपका साथ, आपकी सच्चाई मेरे लिए काफ़ी है। अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं और मेरा बेटा बहुत बुरे हाल में होते। भैया कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा अपने नाम की वजह अपनी माँ पर गर्व करे। मैंने जवाब दिया, और आप तो मेरे लिए अभी भी वही हैं जो माँ पिताजी के सामने हुआ करते थे। भाभी को धोखाधड़ी के केस में कड़ी सज़ा हुई थी। फ्रॉड और जायदाद हथियाने की कोशिश पर उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी और उनके बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया गया था। उसके घर वालों ने उसे ज़मानत पर छुड़ा लिया था। भैया ने मुझे मेरी जायदाद के कागज़ वापस दे दिए थे और कहने लगे कि ये तुम्हारे नाम है, रजिस्टर्ड हो चुकी है, अब कोई इन पर दावा नहीं कर सकता। मैं अभी भी भैया के घर में ही रहती हूँ। अब मैं भैया का और भैया मेरा सहारा हैं। हमें अब किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। किसी ने हमारा दिल जीतकर हमारा बहुत गहरा भरोसा तोड़ा था। हमारी ज़िंदगी और हमारे जीने का मकसद सिर्फ सूरज है। हम उसको देखकर खुश होते हैं और घर में 3 लोग हैं, तीनों एक दूसरे की जान हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और सब्र हमें आजमाइश में डाल सकते हैं, लेकिन अंजाम हमेशा हक में होता है। हमें किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा खुद पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।